गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। तो अभी आप सभी को पता है कि आपके सेट एग्जाम चल रहे थे, जिस कारण से जो है वो अभी क्लासेस ऑफ थी। लेकिन सेट एग्जाम के बाद आज ही आपकी पहली क्लास है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। तो देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। हमने जो है वो बहुपद के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है कि बहुपद क्या होता है, कैसा दिखता है, उसकी घात कैसी होनी चाहिए, उसके प्रकार हमने सीखे थे, है ना। पदों के आधार पर प्रकार सीखे थे हमने। उसके बाद जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। हमने सीखा था कि घात के आधार पर जो है वो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? तो घात के आधार पर। तो क्या किसी को याद है पहला प्रकार कौन सा था? तो आप बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होती है उसको क्या कहा जाता था? एक पदी। वो तो बेटा पदों के आधार पर है एक ना। पदी मैम। नहीं बेटा, वो तो पदों के आधार पर होता है, जिसमें एक पद हो उसे कहते हैं एक पदी। लेकिन बात करें घात के आधार पर, तो जिसकी सबसे बड़ी घात एक होती है उसे कहा जाता था रैखिक, है ना। क्या कहते थे उसको हम? तो उसको हम कहते थे रैखिक बहुपद। अब बताइए, जिसकी सबसे बड़ी घात दो होती थी उसे क्या कहा जाता था? द्विघाती मैम। द्विघाती। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, जितने बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। द्विघाती बहुपद। और जिसकी सबसे बड़ी घात तीन हो उसे क्या कहा जाता था? त्रिघाती। 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 ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। त्रिघाती बहुपद। हाँ, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो इसको अब दोबारा से हम नहीं करेंगे, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन ये हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है कि लास्ट क्लास में हमने क्या चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, तो रैखिक बहुपद पढ़ लिया था, द्विघाती, और सिमरन ही है, सीमा नहीं है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। अच्छा, पहले वो सिमरन लिखा था ना, सीमा लिखा था, मुझे लगा दोनों होंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये चीजें हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो आज इसमें किसी को कोई डाउट है? मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से क्या था। रैखिक बहुपद की जो सबसे बड़ी घात की हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी घात वो हमेशा कौन होती थी? तो वो हमेशा होनी चाहिए एक। कैसी होनी चाहिए? कौन होनी चाहिए? तो एक। बात करें द्विघाती की तो उसकी सबसे बड़ी घात होनी चाहिए दो, और बात करें त्रिघाती की तो उसकी सबसे बड़ी घात होनी चाहिए थी तीन। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपने बताना है ये किस तरह का बहुपद है। बताइए। द्विघाती मैम। ठीक है, ये द्विघाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? तो इसमें सबसे बड़ी घात दो जो है मैम। वो दो है। और अगर मैं बात करूं, बताइए। बताइए। रैखिक मैम। रैखिक। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? तो इसमें सबसे बड़ी घात एक है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि इस एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके साथ हमेशा एक होता है। तो बस यही था हमारा पिछले क्लास का टॉपिक। अभी बढ़ते हैं आगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है समीकरण के बारे में। बहुपद के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब हम सीखेंगे कि समीकरण क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें इसमें होंगी और क्या क्या चीजें इसमें नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक समीकरण जो होता है वो क्या होता है। तो समीकरण जो है दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। किसको? तो दो व्यंजकों की समानता को। व्यंजक भी हमने दो तरह के पढ़े हैं। एक हमने क्लासेस के बिल्कुल ही शुरुआत में पढ़ा था, जिसको हमने नाम दिया था अंक गणित व्यंजक का। किसका? या अंक गणितीय बोल सकते हो या अंक गणित व्यंजक भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक हमने नाम दिया था अंक गणित व्यंजक का, और दूसरी बात करें तो दूसरे को हमने नाम दिया था बीजीय व्यंजक का। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों व्यंजकों के बीच में जो समानता होती है उसको कौन दर्शाता है? तो उसको समीकरण दर्शाता है। आपको परिभाषा से अभी शायद उतना समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अंक गणित व्यंजक में कौन सी चीजें आती हैं और बीजीय व्यंजक में कौन सी चीजें आती है। ठीक है, तो अंक गणित व्यंजक बच्चों नाम से ही पता लग रहा है अंक, तो इसका मतलब जितनी भी संख्याएं हैं गणित में, जितनी भी संख्याएं आपको नजर आती हैं उसे हम कहते हैं कि वो
सभी अंकगणित व्यंजक है, ठीक है। और बीजीय व्यंजक की बात करें तो पहले अंकगणित व्यंजक में आपके पास संख्याएं होंगी और संक्रिया होगी। संक्रिया मतलब प्लस माइनस, ठीक है। क्या क्या होगा? संख्याएं और संक्रिया। और अगर बात करें हम अपने बीजीय व्यंजक की, तो बीजीय व्यंजक के पास 3 चीजें होती हैं, अंकगणित व्यंजक के पास सिर्फ 2 चीजें होती है। तो इसके पास कौन कौन सी तीन चीजें होंगी? सबसे पहला तो इसके पास होना चाहिए अचर। अचर का मतलब भी संख्या ही होता है, ठीक है। दूसरा इसके पास होता है चर, और तीसरा इसके पास होती है संक्रिया। तो ये हमारा होता है बीजीय व्यंजक, और ये होता है हमारा दूसरे वाला, ये वाला है अंकगणित व्यंजक, ठीक है। तो अंकगणित व्यंजक में क्या होगा? सिर्फ संख्या और संक्रिया, मतलब कि 4 जमा 5 ये एक अंकगणित व्यंजक आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और 12/7 माइनस 10/8 इसको भी आप अंकगणित व्यंजक कह सकते हो। लेकिन बीजीय व्यंजक होने के लिए सबसे जरूरी है चर। तो बताइए चर हम किन्हें कहते हैं? चर के उदाहरण बताओ, या चर XYZ मैम। XYZ, ठीक है। XYZ मैम। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट है उनको हम कहते हैं चर, और अचर होती हैं सभी प्रकार की संख्याएं, ठीक है। और संक्रिया आपको पता ही है, संक्रिया मतलब प्लस माइनस, गुणा और भाग। तो बीजीय व्यंजक होने के लिए उसमें कोई एक अचर होना चाहिए, कोई एक अचर होना चाहिए, और कोई एक संक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। तो बस ये था हमारा अंकगणित व्यंजक और बीजीय व्यंजक। तो ऐसे ही दिखते हैं। और समीकरण क्या है? तो समीकरण जो है वो इन्हीं दोनों व्यंजकों के बीच में समानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समानता को। मतलब कि एक तरफ हमारा कोई अंकगणित व्यंजक भी हो सकता है, या दोनों ही अंकगणित व्यंजक हो सकते हैं, ठीक है। और एक तरफ हमारा बीजीय व्यंजक भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखा जिसका जो है 2y जमा 4, या फिर अभी 2 को रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, y जमा 4, ठीक है। और बीच में लगा दिया बराबर है का निशान, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। तो देखो ये जो मेरा व्यंजक है ये बीजीय व्यंजक है और ये अंकगणित व्यंजक है, और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? तो बराबर है का चिन्ह है। तो जब इनके बीच में बराबर है का चिन्ह आ गया तो बच्चों ये हमारा समीकरण कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस व्यंजक और इस व्यंजक के बीच में कुछ समानता है, क्योंकि जहां पे समानता होती है वहीं पे तो बराबर है का चिन्ह लगाया जाता है ना। हम लिखते हैं ना कि 4 जमा 5 बराबर है 9। तो हमने बराबर है क्यों लगाया? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो चीज है ये इस वाली चीज के बिल्कुल ही बराबर है, तभी बराबर है का निशान लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इन दोनों के बीच में बराबर है का चिन्ह लगा है, इसका मतलब y जमा 4 कितने के बराबर आएगा? 3 के बराबर। चलिए 3 में अभी आप और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको भी मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं 8 लिख दूं या 9 लिख दूं, ठीक है। तो बताइए, ये कह रहे हैं कि ये वाली चीज जो है वो असल में 9 के बराबर है। तो आप मुझे बताइए y को मैं कितना लिखूं कि मुझे यहाँ पर भी उत्तर जो है वो 9 मिले? y की जगह पे कितना लिखूं? मैम 5 मैम। 5, ठीक है। मैम। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5। तो मुझे कैसे पता लगा कि y की जगह पे 5 ही आएगा? तो इस चीज को देख के जब मैंने यहाँ पे नजर दौड़ाई तो मुझे दिखा कि ये 9 के बराबर है, और ये 9 के बराबर तभी होगा जब y को हम 5 लिखेंगे। तो ये तो बात की बात है कि हमने 5 कैसे पता लगा, कैसे हमने इस y के मान को निकालना है, वो सब बात की बात है। पर अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि समीकरण होता क्या है, कैसा वो दिखता है, ठीक है। तो समीकरण क्या है? जो हमें किसी अंकगणित व्यंजक या बीजीय व्यंजक के बीच में समानता दिखाता है, या किन्हीं भी दो व्यंजकों के बीच में, जरूर नहीं कि अंकगणित और बीजीय ही, किन्हीं भी दो व्यंजकों के बीच में जब आपको समानता दिख रही हो, समानता मतलब बराबर है का चिन्ह, ठीक है, इसको कौन दर्शाता है? तो वो हमारा समीकरण दर्शाता है, ठीक है। हाँ, आपने लिखा है वो भी ठीक है, y बराबर है 5, y बराबर, हाँ ठीक है, आपका आंसर ठीक है। आगे देखिए, तो अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। तो देखो वही बात आ गई, ये हमारा एक व्यंजक है, x+2 एक व्यंजक है और बराबर है का निशान, और बात करें तो 0 भी तो एक व्यंजक ही है ना। इसको बीजीय व्यंजक कह लो, इसको अंकगणित व्यंजक कह लो, दोनों व्यंजक ही है। तो यहाँ पर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने लिखा है, या ये वाला जो व्यंजक आपने लिखा है वो 0 के बराबर या 0 के बराबर ही आएगा, या ये इसका जो उत्तर है वो 0 के बराबर ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो बस इतना इन्होंने कहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम पता लगाना चाहें कि x की जगह पे क्या लिखा जाए कि ये 0 के बराबर बन जाए, तो सोचिए और बताइए, x की जगह पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि जो ये वाली मेरा व्यंजक है ये 0 बन। अच्छा, अगर हम 2 लिखें तो 2 जमा 2 तो बच्चों 4 हो जाएगा। -का 2।
ठीक है, माइनस का 2। तो माइनस का 2 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए -2 जमा 2, इसको हल करो, इसको हल करके कितना आ जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 कट गया तो 0 आ गया और बराबर है 0। ये यहाँ वाला 0 मैंने उतारा, तो देखो इसका मतलब ये दोनों कैसे थे, ये दोनों बराबर थे, या यूं कहें तो ये बराबर ही होने चाहिए थे, नहीं है, ये बराबर ही होंगे, यही तभी तो बराबर है का निशान लगाया गया है। ठीक है, चलिए तो अभी और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि एक समीकरण कैसा दिखता है उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे चर्चा की गई है कि एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होगा, समीकरण के दो पक्ष होंगे, और दूसरी सबसे जरूरी चीज कि उसमें हमेशा ही समता या फिर बराबर है का निशान जो है वो लगा हुआ होगा। तो पहले बात करते हैं पक्षों की कि ये पक्ष क्या है। तो बहुत ही इजी है, देखो इंग्लिश में पहले अगर इनको हम कहें तो बराबर है के निशान से देखा जाता है। ठीक है, ये बराबर है का निशान को हम मानते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट। बराबर है के इस तरफ जो भी होगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, राइट हैंड साइड या फिर RHS। क्यों, क्योंकि ये हमारे सीधे हाथ की तरफ को है, जिस हाथ से मैं लिख रही हूं उसी हाथ की तरफ 0 लिखा है, तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट मतलब सीधा, H का मतलब है हैंड और S का मतलब है साइड। तो अगर ये राइट हैंड साइड है तो बताइए ये वाली साइड कौन सी हुई, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है ना। अगर वो राइट थी तो ये लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमारे उल्टे हाथ की तरफ को है, लेफ्ट हैंड की तरफ को है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और इसको आप जो है वो LHS के साथ भी ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो समीकरण में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो समीकरण के दो पक्ष होंगे, पहला होगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होगा राइट हैंड साइड, और बिल्कुल सेंटर में जो होगा वो होगा हमारा बराबर है का निशान। और समीकरण में होता क्या है, तो हमेशा ये होता है कि समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला या ये इस तरफ वाला जो पक्ष है वो हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, या यूं कहें तो ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये समीकरण है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुई तो हम कहेंगे ये समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण तभी होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं आगे। तो बस दो चीजें आपने याद रखनी है कि इसमें दो पक्ष होने चाहिए, और सबसे जरूरी बात इसमें जो है वो बराबर है का निशान होना ही चाहिए, और कुछ हो ना हो लेकिन बराबर है का निशान जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसमें, तो हमारे समीकरण में। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या फर्क है, जो तीन चीजें हमने पढ़ी थी, बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा, बहुपद हमने पढ़ा, समीकरण हमने पढ़ा, इन सब में फर्क क्या है वो आपसे यहाँ पे आपको बताया गया है। तो देखो बीजीय व्यंजक कोई शर्त नहीं रखता। बीजीय व्यंजक कहता है अगर मेरे पास कोई अचर हो, चर हो या कुछ भी हो तो उसको आप बीजीय व्यंजक कह सकते हो। असल में बीजीय व्यंजक के पास चर होना जरूरी है। अगर किसी बीजीय व्यंजक के पास चर नहीं होगा तो वो अंकगणित व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि 4 एक बीजीय व्यंजक है, हाँ हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसके पास कोई चर नहीं है। वैसे ये भी एक बीजीय व्यंजक हम कहलाया जा सकता है, लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग है तो इसको हम ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक में आप क्या कर सकते हो, तो चर की घात में कुछ भी लिख सकते हो, 1/2 लिख लो या x की घात -2 लिख लो। आपको याद होगा हमने घात के बारे में जब पढ़ा था तो कि बीजीय व्यंजक की घात कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुपद की घात हमेशा कैसी होती है, बताएं फटाफट से अगर आपको याद है तो। बहुपद की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, 2 पूर्ण हाँ संख्या मैम। हाँ, पूर्ण संख्या मैम। ठीक है, हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो हमेशा होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या। लेकिन क्या बीजीय व्यंजक में ऐसा कुछ होता है, क्या बीजीय व्यंजक कहता है कि मेरी घात में पूर्ण संख्या रखो, नो मैम। नहीं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक की घात कुछ भी हो सकती है। बात करें बहुपद की तो बहुपद की घात होगी सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या। और समीकरण की बात करें तो समीकरण भी एक तरह का बहुपद ही है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें बराबर है का निशान होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी चीज को समीकरण कहना चाहोगे तो कितनी चीजों को देखोगे, तो आप दो चीजों को देखोगे। सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो उसके पास लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, उसके पास राइट हैंड साइड होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके
पास जो है वो बराबर है का निशान भी होना चाहिए। अगर किसी समीकरण के पास बराबर है का निशान ही नहीं होगा तो उसको हम समीकरण का नाम नहीं देंगे, क्योंकि बराबर है का निशान ही इसको समीकरण बनाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बराबर है का चिन्ह। चलिए अभी देखते हैं कुछ उदाहरण जिससे पता लग सके आपको समझ कितना आया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5x + 4 बराबर है 9, ठीक है, और आगे मैं लिख रही हूं x + 7 और यहाँ पर है 9 बराबर है 10x। तो कौन इसमें ऐसा है जिसको आप समीकरण नहीं कहोगे? मैम थर्ड वाला। दूसरा। मैम दूसरा। ठीक है, आप कह रहे हैं सेकंड वाला, जो कि बिल्कुल सही है। इसको हम समीकरण नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि बराबर का निशान नहीं है मैम। क्योंकि इसमें बराबर है का निशान नहीं है, जबकि बात करें पहले और दूसरे की तो उसमें बराबर है का निशान था, बराबर है का निशान नहीं। तो बस यही था समीकरण के बारे में, कैसे आपने इसको पहचानना है। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है समीकरण के बारे में तो मुझसे पूछें, क्योंकि पोल में हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डाउट अगर है तो जरूर पूछें, अगर डाउट नहीं है तो आप सभी बच्चे वाई टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन शायद आपको ऐसा ही आएगा कि पहचानो इसमें से कौन समीकरण है या कौन नहीं है, ऐसे शायद क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको पहचानना आ चुका है तो वाई टाइप कर दीजिए, या डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, और अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है बच्चों और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलो, आपको यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि क्या x + 2 बराबर है 4 एक समीकरण है? हाँ अगर है तो ए पे टिक कर देना, नहीं है तो बी पे टिक कर देना, लेकिन मैंने इसमें दे दिए हैं 4 ऑप्शन, तो मुझे उन्हें करना होगा फटाफट से। ठीक, तब तक के लिए अपना अपना आंसर सोच लीजिए। अगर ये समीकरण है तो आपने बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, अगर नहीं है तो बी पे। चलिए अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा, जाइए अपना अपना आंसर वहां पे कर दीजिए। और अब जो है वो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम जो है वो पोल के, ठीक है बेटा, पोल के आंसर तो नहीं जान पाएंगे, पर कितने बच्चों ने किसको अपना सही ऑप्शन माना है वो हम एक नए तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में अभी हमारे पास है 15 बच्चे, 15 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करो, मैंने कहा सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर ट्राई सभी कीजिए। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया वो अपने हैंड रेज कर लो, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो पोल में आंसर दे दो। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि x + 2x + 2 बराबर है 4, क्या ये एक समीकरण है? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, अगर किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता तो बेटा मुझसे पूछे। कोई यहाँ पर न्यू अगर है जिन्हें नहीं पता पोल क्या है तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिए। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सकीना बेटा आंसर दीजिए, मनीषा बेटा आंसर दे दीजिए, टीना बेटा आंसर दे दो। अगर आपको नहीं पता कि क्या है पोल सेक्शन तो आप मुझसे पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए। ठीक है, सकीना ने आंसर दे दिया है। मैम हमने दे दिया। ठीक है, मैंने चलिए तो अभी भी दे दिया। ठीक है, मनीषा ने भी दे दिया। हाँ, जिनके हैंड रेज है उन्होंने दे दिया है सबने। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड। अच्छा चलो सब अभी आप जो है अपने पोल सेक्शन में ही जाइए और देखिए क्या आपको रिजल्ट शो हो रहा है। पोल सेक्शन में ही जाइए और देखिए क्या आपको शो हो रहा है। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो इससे हमें ये पता लगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को, ठीक है, ठीक है। मैम हमारा ठीक है।
अब बेटा ये तो पोल रिजल्ट में पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए हमें बस इतना ही दिख रहा है कि 13 में से 12 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, लेकिन एक स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है। ठीक है, तो ऐसे बस हम इस तरह से अब हम अपना जो है वो रिजल्ट देखा करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत से बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने कहा था कि समीकरण, जब हमने किसी को समीकरण कहना है तो दो चीजें देखेंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे कि क्या वो उसके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो थी, ये इसके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये इसके पास राइट हैंड साइड है, दोनों चीजें थी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो क्या इसमें बराबर है का निशान है, तो हाँ हमने इसमें बराबर है का निशान भी देखा, तो इसका मतलब हाँ ये क्या है, ये एक समीकरण है। ठीक है, चलिए तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी अब अपना डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। अगर आपको समझ आ गया ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, जो कि आपको पोल सेक्शन में ही आएगा, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्न में से समीकरण की पहचान करो, सॉरी मैंने शायद चैट ऑफ कर दी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन वो है जो समीकरण है, तो फटाफट से मैं आपको ऑप्शन भी लिख के बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है y-2, दूसरा ऑप्शन है y² -3y-4, तीसरा ऑप्शन है y-6 बराबर है 0, और चौथा ऑप्शन है y+6। आपने बताना है इन चारों में से वो कौन है जिसको आप समीकरण का नाम देंगे। ठीक है, तो पोल अभी आपको नजर आ जाएगा, तब तक के लिए आप अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लें। चलिए तो अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा बच्चों। आंसर देने के बाद हैंड डाउन करके मैम हो रेज गया। करना। ठीक है बच्चों, हैंड डाउन करके फिर से रेज करना जिसने भी आंसर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैम दे दिया। ओके बच्चों। तमन्ना बेटा आंसर दे दीजिए, टीना बेटा आंसर दे दीजिए, और सिमरन दे बेटा दिया। आप भी आंसर दे दो। दे दिया। ओके बेटा हैंड रेज कर लिया, हाँ हैंड रेज आपने कर लिया है। ठीक है, सिमरन ने भी हैंड रेज कर लिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी फिर से एक स्टूडेंट जिन्होंने आंसर नहीं दिया, शायद टीना आप हैं। टीना बेटा अगर आपको नहीं पता पोल कहाँ है तो चलो मैं आपको एक बार बताती हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 3 डॉट एंड में सबसे, है ना, इस पे क्लिक करो। उस पे क्लिक करके आपको बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, जहां पर एक ऑप्शन है एक्टिविटीज का, तो उस पे आपने क्लिक करना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। उसके बाद आपको नजर आ जाएगा वन पोल एक्टिव। ठीक है, फिर आपने इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से जो भी आपको लगता है कि राइट ऑप्शन है, सही है, उस पे आपने क्लिक करके वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड, और आप जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं। किस ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, सी को। ठीक है, तो देखते हैं अभी कि क्या इसका आंसर होगा। तो हाँ, सबसे पहले हमने देखा था कि इसमें होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलिए वो तो हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन सबसे जरूरी उसमें क्या होना चाहिए, बराबर है का निशान, जो किसमें है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो इसको हम कहेंगे समीकरण। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, बताइए, इनका भी तो कुछ नाम होगा, क्या नाम है इनका, क्या इनको हम कह सकते हैं। मैम बीजीय व्यंजन। बहुपद, हाँ बीजीय व्यंजक भी आप कह सकते हो और बहुपद भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन सभी की जो घात है वो पूर्ण संख्या ही है, तो इसको हम बहुपद का नाम भी दे सकते हैं, और अगर आप इसको बीजीय व्यंजक कहना चाहो तो आप इसको बीजीय व्यंजक भी कह सकते हो। किसको, जो अदर हमारे ऑप्शन बच गए उनको, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा समीकरण है। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपने देना है बच्चों पोल सेक्शन में ही, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं।
आपके सामने ये रहा, निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। यहां पर भी आपने समीकरण को ही पहचानना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है z की पावर 4 माइनस z की पावर 2 माइनस 1। दूसरा ऑप्शन है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। तीसरा ऑप्शन है x माइनस 1 बराबर है 2y। और चौथा ऑप्शन है y प्लस 6 y माइनस 6। अब आपने इसमें बताना है कि किसको आप समीकरण का नाम देंगे, और इसके लिए भी आपने जो है वो पोल में अपना आंसर देना है, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए डिसाइड कर लें कि किसको आप अपना आंसर जो है वो चूज करने वाले हो। चलिए, तो ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुके होंगे, जाइए अपना आंसर दे दीजिए। अच्छा, एक मिनट, अभी आपको शायद पोल नजर नहीं आया। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब देखें। आ हाँ, गया अभी मैम। आ नजर आ गया। चुका होगा। अभी अपना हो आंसर गया मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। जिन बच्चों का हो गया है, वेरी गुड, गया मैम। ठीक है। हाँ, सभी बच्चे आंसर दे भाई। अभी देखिए क्लास में है 15 बच्चे, सॉरी 14 बच्चे क्लास में है, तो अभी फिर से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर पोल में जा करके दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट आपको दिख रहा होगा सभी को अपनी स्क्रीन पर, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही है, क्योंकि हमने कहा कि समीकरण कौन होता है जिसके पास बराबर है का निशान या बराबर है का चिन्ह होता है, उसी को हम कहते हैं समीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि समीकरण क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि समीकरण के प्रकार कैसे होते हैं। तो जैसे बहुपद के प्रकार होते थे, वैसे ही हमारे पास समीकरण के प्रकार भी हैं। पहला है रैखिक समीकरण। इसमें देखिए तो इसकी जो घात है वो सबसे बड़ी घात 1 होगी। दूसरा है द्विघातीय समीकरण, जिसमें जो है सबसे बड़ी घात होगी 2। तीसरा है त्रिघात, जिसमें जो है सबसे बड़ी घात होगी 3। लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क इतना होगा कि यहाँ पर बराबर है का निशान अब होगा। बहुपद में बराबर है के निशान नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर बराबर है के निशान होंगे। बढ़ते हैं आगे। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो देखिए, बहुत ही लंबा ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इसमें जो है वो हर एक शब्द का अपना एक मतलब है। तो बारी बारी इसके मतलब को समझते हुए ही हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा गया है एक चर। ठीक है, तो आप सभी को पता है चर क्या होते हैं, कौन होते हैं चर? एक्स वाई जेड मैम। हाँ, सिर्फ बेटा, सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं, बल्कि जितने भी अल्फाबेट हैं ए से लेकर से जेड तक, है ना। ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं उनको हम कहते हैं चर। और इसमें वो कितने होने चाहिए? तो उसमें जो है सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा चर नहीं होना चाहिए। दूसरा है रैखिक। दूसरा शब्द हमारे पास रैखिक है। रैखिक का मतलब हमने अभी अभी समझा था क्लास को शुरू करते ही, कि रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या हो? एक घात मैम। एक ही घात। लेकिन सबसे बड़ी घात जिसकी एक है उसको हम कहते हैं रैखिक। तो सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे रैखिक। और अगली बात ये कह रहे हैं समीकरण, तो इसका मतलब उसके पास और क्या होना चाहिए? चर मैम। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो एक समीकरण भी होना चाहिए। समीकरण के पास सबसे जरूरी चीज क्या होती है जो उसको सबसे अलग करती है? बराबर 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 है मैम। का निशान। ठीक है, तो एक तो इसके पास होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और उनके बीच में कौन सा निशान? तो उनके बीच में बराबर है का निशान। तो अब जब आप ढूंढोगे कि क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, तो आपको 3 चीजें पता करनी होंगी। पहली चीज आप ये पता करोगे कि इसमें चर कितने हैं। दूसरी चीज आप ये पता करोगे इसमें घात कितनी है। और तीसरी चीज आप ये पता करोगे कि वो एक समीकरण है भी या नहीं। ठीक है, तो अब ये 3 चीजें हमने देखनी है किसी भी समीकरण में। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो जिस समीकरण
समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चर मतलब आपके इंग्लिश के अल्फाबेट, घात होनी चाहिए सबसे बड़ी 1, या फिर उसको सिर्फ ऐसे का ऐसा भी हम लिख सकते हैं, और सबसे जरूरी बात वो एक समीकरण भी होना चाहिए। देखते हैं उदाहरण इसके। देखो तो यहाँ पर है पहला उदाहरण, x माइनस 1 बराबर है 2। तो क्या इसे आप एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे? तो चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ आपका आंसर ठीक है, लेकिन चेक कैसे करना है वो भी देख लो। पहले ही इन 3 चीजों को लिख लो, एक चर लिख लो, फिर यहाँ पर लिख लो रैखिक, फिर यहां पर लिख लो समीकरण। तो अगर इसमें ये तीनों चीजें हैं तो ही आप इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। ठीक है, तो पहली चीज मैंने देखी, क्या इसमें एक चर था? जी हाँ, इसमें एक ही चर था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है x। तो चर इसमें x है। क्या ये रैखिक है? तो हाँ ये रैखिक है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो भी 1 है। और क्या ये समीकरण है? तो हाँ ये समीकरण भी है, क्योंकि इसमें बराबर है का निशान है। ठीक है, तो ऐसे आपने चेक करना है जब भी आपको पोल में क्वेश्चन आएगा। तो अभी देखो अगला करते हैं, y प्लस z बराबर है 5। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बताइए जरा, क्या इसमें एक चर है? नो मैम, नहीं, एक चर तो है मैम, 2 चर है। देखो, एक y 2 चर है मैम। और एक z। इसने पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया, इसने पहली कंडीशन ही खत्म कर दी, तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन कट हो गई तो ये पूरा का पूरा ही हो जाएगा नो, कि इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। भले ही ये रैखिक है, इसके पास एक ही घात है, ये रैखिक है, भले ही ये समीकरण भी है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है, तो इसको हम पूरा का पूरा नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो बस आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं अगले ऑप्शन की, तो क्या अगला ऑप्शन एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बताएं जरा, y बराबर है 5। क्या इसमें एक चर है? नो मैम, ठीक है, पहले बेटा Yes, चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे, अभी डायरेक्ट यस नो ना करके पहले ये तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या इसमें एक चर है? हाँ इसमें एक ही चर है, वो है y। क्या ये रैखिक है? मतलब क्या इसमें सबसे बड़ी घात 1 है? तो हाँ इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, इसका मतलब यस। और क्या ये एक समीकरण है? तो हाँ ये भी एक समीकरण है। इसलिए देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक ही चर था, उसका नाम था y, तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, तो हम कहेंगे हाँ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ऐसे आपने इनकी पहचान करनी है। अभी देखते हैं आगे, क्या पता और उदाहरण हो कुछ। चलो उदाहरण तो नहीं है पर यहाँ पे देख लेते हैं। तो बस वही हमने जो सीखा वही ये भी कह रहे हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा? सबसे पहली बात, एक ही चर होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी? तो उस चर की घात सबसे बड़ी 1 ही होगी, सिर्फ एक से बड़ी कोई घात हो गई तो ये वाली कंडीशन खत्म। ठीक है, और तीसरी बात करें तो वो एक समीकरण होगा, मतलब उसके जो दो पक्ष हैं उनके बीच में बराबर है का निशान होना ही चाहिए। तो देखो यहां पर, क्या उदाहरण नंबर 1 जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है? आप मुझे बताएंगे। यस हम मैम, यस मैम, बात करते हैं दूसरे की, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो मैम, नो मैम, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूं कि हाँ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे इसमें चर का, अगर मैं आपसे इसमें चर का नाम पूछूं तो बताइए चर कौन है? y है, मैम, y। चाहे आप, बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, चाहे आप y को यहाँ पर 100 बार लिख लीजिए, लेकिन अगर वो सिर्फ y हो और उसकी घात सिर्फ 1 ही रहे पूरे समीकरण में, तो हम कहेंगे हाँ ये एक चर वाला समीकरण, रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर यूज हो रहा है, वो y है। फिर y को आप चाहे 100 बार लिखो, 1000 बार लिखो, जब तक वो y रहेगा तब तक हम उसको एक चर वाला ही मानेंगे। ठीक है, जितनी मर्जी बार आप अपने उस चर को रिपीट कर
चर हो, उस चर को वो चर खुद को दोहरा सकता है लेकिन वो बदल नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर x ले रही हूं तो मेरे पूरे समीकरण में मुझे x x ही दिखने चाहिए, फिर चाहे वो 10 बार ही क्यों ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x। तो यहाँ पर y था, तो यहाँ पे पूरे समीकरण में देखिए मुझे y ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई और चर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक चर वाला है। चलो पहली कंडीशन हो गई पूरी, एक चर है। बात करते हैं घात की, तो इसकी सबसे बड़ी घात कौन है, क्या बता सकते हैं आप, क्या ये रैखिक है? रैखिक है। हाँ, ये रैखिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की घात एक, यहाँ पे भी y की घात एक है ना, दोनों में क्या है, घात जो है वो एक है। क्या ये समीकरण है? यस मैम। समीकरण है, इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण पे, बताइए क्या ये आपको लगता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस। नो मैम। नो मैम। तो चेक करते हैं, क्या इसमें एक चर है? यस मैम। नो मैम। यस मैम। की बात करें बेटा, इसकी बात कर रहे हैं, तो कितने चर हैं इसमें? दो। दो मैम। दो कहाँ है बेटा? एक चर है। एक ही चर है, देखो x ही तो है और तो कोई चर नहीं है, तो यहाँ पर चर की बात करें तो सिर्फ x है। क्या ये रैखिक है? नो मैम। नहीं, तो ये चीज हो जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये रैखिक नहीं है। अगर ये रैखिक नहीं है तो ये क्या है, क्या नाम है इसका? द्विघाती में। द्विघाती। कैसे? द्विघाती में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे पता लगा? क्योंकि x की घात में दो है, यहाँ पर घात में दो आ गया, तो इसको रैखिक ना कह के हम कहेंगे द्विघाती, तो इसका मतलब ये रैखिक नहीं है। लेकिन क्या ये समीकरण है? यस मैम। ये समीकरण है, लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, पर ये गलत हो गया, तो ये पूरा का पूरा भी नो ही होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। तो अगला बताइए, जो आपको आखिरी दिख रहा है ये वाला, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ध्यान से देखिए बेटा। नो मैम। ठीक है, क्या इसमें एक चर है? नो मैम। नो मैम। कितने हैं? दो मैम। ठीक है, नहीं, इसमें एक चर नहीं है, इसमें है दो चर। कौन कौन से? तो पहला है इसमें y और दूसरा है इसमें z, तो इसलिए ये एक चर वाला नहीं कहला जाएगा। ठीक है, बस ये था, बिल्कुल सिंपल सा। आपको तीनों कंडीशन देखनी है, जिसने तीनों की तीनों को सेटिस्फाई कर लिया उसको आप कहोगे हाँ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन जिसने उसको पूरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया उसको हम कहेंगे ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, ताकि पता लग सके कितने बच्चों को समझ आ चुका, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए, अच्छा किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए करने से पहले, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। ठीक है, नो मैम। नो मैम। तो चलिए, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानो। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए, एक ही चर हो, दूसरी चीज वो रैखिक हो, तीसरी चीज वो एक समीकरण हो। समीकरण मतलब बराबर है का निशान भी उसमें हो। देखते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है x माइनस एक बराबर है 0, दूसरा ऑप्शन है x जमा एक बराबर है y, तीसरा ऑप्शन है x माइनस 5 बराबर है z, और चौथा ऑप्शन है x की घात 2 माइनस 1 बराबर है 0। ध्यान से देखिएगा, एक ही चर हो, साथ में रैखिक भी हो, साथ में समीकरण भी हो, तो जो ऑप्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका उत्तर होगा, जो कि आपको देना है पोल में, और पोल आपको अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, तो अभी ध्यान से देखिए, तीनों कंडीशन को मैच करते जाओ, और जो इसको पूरा कर रहा है उसी को अपने अपने देना है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें, सही गलत बात की बात है, पर ट्राई सभी कीजिए। जैसे भी आपको लगता है, एक चर हो, रैखिक भी हो और समीकरण भी हो। ठीक है, तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 13 बच्चे, 13 स्टूडेंट, सॉरी 14 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। 14 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपने अपने आंसर पोल से दे दीजिए। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
मैम हमारा गलत तो नहीं है? हाँ बेटा, अभी तो नहीं पता लगेगा क्योंकि नाम इसमें नहीं आते, बस नंबर आते हैं कि इतने इतने सही, इतने 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 बच्चों ने इतने को चुना है, वैसा दिखता है, नाम किसी का नहीं दिखता है। ठीक है, वो आपको पोल के रिजल्ट में ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर दे दिया है, वो हैंड रेज करें, और जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो हैंड अपना डाउन ही अभी रखें, आंसर देने के बाद हैंड रेज करें। कंचन बेटा आंसर दे दीजिए, मनीषा बेटा आंसर दे दीजिए, टीना और अजमीर जी के नाम से जो ज्वाइन हुए, अजमेर जी के नाम से जो ज्वाइन हुए बेटा, अभी अपना आंसर पोल में दे दीजिए अभी के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं तो कितने बच्चों के आंसर आए। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर मनीषा बेटा आपका हैंड रेज नहीं है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। महेंद्र सिंह जी के नाम से जो है मनीषा, ठीक है, आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, ओके, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक स्टूडेंट ने भी आंसर नहीं दिया, तो वो भी अपना आंसर दे देना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट आप सभी अपनी अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हो, और चैट भी आपकी हो चुकी है ऑन, अब अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 13 बच्चों ने आंसर दिए थे, अब बताइए कि कौन सा आंसर सही है। करते हैं, ए को अभी रहने देते हैं, ए को हम चेक नहीं करेंगे, बाकियों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो इसमें कितने चर है? दो। दो। ठीक है, इसमें 2 चर हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? एक्स वाई एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, तो इसका मतलब ये एक चर वाला नहीं है, इसलिए हम इसको इस पूरे का नाम नहीं दे सकते, भले ही ये रैखिक था। देखो ध्यान से देखें तो ये रैखिक था, इसकी घात 1 थी, ये समीकरण था, हाँ ये समीकरण भी था, लेकिन चर इसमें 2 थे, पहली कंडीशन ही गलत हो गई, तो इसका मतलब इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो क्या ये इसमें एक चर है? नो मैम। इसमें भी कितने चर हैं? तो इसमें भी है 2 चर। ठीक है, इसमें 2 चर है, एक है एक्स और एक है जेड, तो इसने भी पहली कंडीशन को खत्म कर दिया, तो ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो क्या इसमें एक चर है? नो मैम। यस। और मुझे तो इसमें है बच्चों, इसमें तो एक्स ही है, एक ही चर है, उसका नाम है एक्स। क्या ये रैखिक है? नो मैम। नो मैम। नहीं था, क्योंकि इसकी घात कितनी है? इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, और में तो सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये रैखिक नहीं है, इसने इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई किया। क्या ये समीकरण था? हाँ ये एक समीकरण था, तो दूसरी कंडीशन कट हो गई, तो पूरा का पूरा कैंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1 पे, तो बताइए क्या इसमें एक चर है? यस मैम। इसका नाम है x। ठीक है, क्या ये रैखिक है? यस मैम। ये यहाँ पे देखो तो x की घात कितनी है? x की घात यहाँ पे 1 है। क्या ये समीकरण है? तो हाँ ये एक समीकरण भी है, में बराबर का निशान है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने पहली दूसरी तीसरी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है, तो हमारा उत्तर जो है ये होगा, और ये तीनों किसी न किसी वजह से गलत। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो कि क्यों। नो मैम। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं आगे। तो अभी आपके साथ बच्चों एक और क्वेश्चन आने वाला है, जो कि पोल में ही आने वाला है, इसलिए अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पूछा गया है कि क्या कीजिए, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को आपने दोबारा से पहचानना है, जिसमें एक चर हो और साथ में वो रैखिक, मतलब सबसे बड़ी घात में 1, और साथ में वो समीकरण भी हो, मतलब कि बराबर है का निशान। ठीक है, तीनों चीजें देखनी है। तो पहले आपके पास ऑप्शन है x जमा में 5, दूसरा ऑप्शन है x जमा 5 बराबर है y, तीसरा ऑप्शन है x जमा में 5 बराबर है 0, और चौथा ऑप्शन है x की घात 2 जमा 5 बराबर है 0। इन चारों में से आपने देखना है कौन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें एक ही चर है, सबसे बड़ी घात भी 1 है, और साथ में वो समीकरण मतलब बराबर है का चिन्ह भी
उसके पास है। चलिए, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो आप सोच लें और पोल सेक्शन में जाके बच्चों मैम दे सकते हो। ठीक है, वेरी हो गुड। गया मैम ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास क्लास में 15 बच्चे हैं, तो सभी बच्चे आंसर दीजिए। बच्चों, सही होगा गलत होगा बाद की बात है, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन आंसर सभी बच्चे दें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी सभी ने आंसर कर दिया। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने आंसर नहीं दिया, प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल में दे दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल हो चुका है एंड, और आंसर आप देख सकते हो बच्चों अपनी स्क्रीन पर। मतलब आंसर तो नहीं, लेकिन कितने बच्चों ने किसको चूज किया वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पर होना चाहिए। अभी आपके सी चैट मैम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक ही चर है जिसका नाम है एक्स, और ये रैखिक भी है। रैखिक मतलब सबसे बड़ी घात इसमें एक है, और ये समीकरण भी है, मतलब इसमें बराबर है का निशान भी है। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर बराबर है का निशान नहीं था, तो ये गलत। बात करते हैं इसकी, तो इसमें बराबर है का निशान भी था, रैखिक भी था, पर इसमें दो चर थे, एक्स और वाई, दो चर इसमें थे, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए, तो ये भी गलत। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये इसमें एक चर था और ये समीकरण भी था, लेकिन घात इसमें सबसे बड़ी दो हो गई, इसलिए ये भी गलत हो गया। मैम ये रैखिक नहीं है हाँ, ये रैखिक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बस ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलिए, तो अभी सभी बच्चों का बिल्कुल सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आपको आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर भी आपने पोल में ही देना है। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने वही है कि इसमें से भी आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण को ही पहचानना है, जिसमें एक चर हो जो रैखिक भी हो और जो एक समीकरण भी हो। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे पहले, क्योंकि ऑप्शन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो y की घात 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड की घात 2 माइनस वाई बराबर है 0। दूसरा ऑप्शन देखें तो x जमा z बराबर है y। तीसरा ऑप्शन देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर है 8। और चौथा ऑप्शन देखें तो x प्लस 5 बराबर है 3x। ध्यान से देखिएगा, जिसमें एक ही चर हो, रैखिक भी हो और वो समीकरण भी हो। और हमने एक चीज अभी डिस्कस की थी कि अगर चर सेम है तो उसको आप 10 बार भी दोहरा सकते हो, तब भी हम उसको एक चर वाला ही मानते हैं, है ना। तो इस लॉजिक को भी ध्यान में रखिएगा और फिर अपना आंसर आपने देना है। चलिए, मैम हो गया ठीक है बेटो, सॉरी, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, हो बहुत गया मैम अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। मैम 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। अभी हमारे पास क्लास में 14 बच्चे हैं, तो 14 में से 10 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। 11 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। चर ही बहुत है हाँ जी बेटा। मैम इसमें तो चर ही बहुत है हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अपना पूरा टाइम लीजिए, ठीक है, मतलब बिल्कुल ध्यान से देखो एक एक ऑप्शन को। एक इसमें ऐसा है जिसको हम एक चर वाला ही कहेंगे, क्योंकि अगर कोई चर खुद को बार बार दोहरा रहा हो लेकिन वो सेम हो, है ना, तो उसको हम एक चर वाला ही मानेंगे। ठीक है, बस चर सेम होना चाहिए। अगर वो ए है तो ए ही होना चाहिए, सी है तो सी होने चाहिए, डी है तो डी ही होना चाहिए, तब हम उसको एक चर वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक को भी आप थोड़ा ध्यान में रख के फिर अपना आंसर देखो। ठीक है, अगर हो जाएगा तो बता देना जब आप आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर दे दीजिए। अभी 18 मतलब कि 14 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चे क्लास में हैं और 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर पोल आप करते हो ना वहीं पे आपको ये दिख जाएगा। बच्चों जिन्होंने भी नए क्लास को ज्वाइन किया उनको बता दूं कि जहां पे आपने पोल अपना आंसर दिया वहीं पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को वोट किया या कितने मैम बच्चों ने आंसर किस नंबर ऑप्शन डी। को सही। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका आंसर। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑप्शन में चर कौन है, तो कौन है वो? एक्स मैम। एक्स मैम। भले ही x यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन है तो x ही है ना। जब इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम में तो हम x ही लिख पाएंगे, तो इसे हम कहते हैं एक चर वाला। चाहे यहाँ पर x 10 बार क्यों ना लिखा होता, लेकिन जब तक वो x है तब तक वो एक चर वाला है। अगर यहाँ पर गलती से x के बाद y लिख देते, यहाँ पर x होता, यहाँ पर y होता, तो ये एक चर वाला ना रह करके 2 चरों वाला बन जाता। ठीक है, एक चर वाला है, ठीक है, रैखिक है। जी हाँ, रैखिक है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 1 है, इसकी घात, इसकी घात भी एक, समीकरण है, तो हाँ ये एक समीकरण भी है। तो तीनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी ही एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बात करें पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर देखिए, एक तो ना तो ये है, ना तो इसके पास एक चर है। ठीक है, इसके पास बहुत से चर है। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक अभी ऑन है, बेटा माइक ऑफ करें। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है? क्योंकि ना तो ये रैखिक है और ना ही ये एक चर वाला है। इसके पास देखिए बहुत ही अलग अलग से चर हैं। बात करते हैं बी की, तो ये रैखिक तो है, लेकिन यहाँ पर 3 चर है, एक चर नहीं है, बल्कि कितने चर हैं? तो 3 चर यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ये भी एक चर वाला ही कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चर देखें तो एक्स ही है। चर तो यहाँ पर x है, लेकिन चर की घात जब हमने देखी तो वो 2 थी। इसका मतलब ये रैखिक नहीं है, और जब ये रैखिक नहीं तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत से बच्चों ने इसमें गलत आंसर दे दिया था। कोई बात नहीं, सही गलत मैंने कहा बाद की बात है। डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। अभी किसी ने कुछ कहा था क्या? नो मैम। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो बच्चों आज हमने सीखा कि समीकरण क्या है और समीकरण के प्रकार तो नहीं, लेकिन एक चर वाला समीकरण क्या होता है उसको हमने देख लिया है ना। अब हम देखेंगे कि समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, जो कि कौन सी विधि है, जिसका नाम है पक्षांतरण विधि द्वारा। ये आपने अपनी क्लास में बहुत ज्यादा यूज किया होगा, इसको हम यहाँ पे दोबारा से अच्छे से और बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास 6 मिनट है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आराम से। तो ये कह रहे हैं कि किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। अब आपको हम कहते हैं कि समीकरण का हल ज्ञात करो, हम कहते हैं कि समीकरण का क्या करो, हल ज्ञात करो। तो इस हल का क्या मतलब है, इस हल से हम क्या समझते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपको कहा जाए हल ज्ञात कीजिए, उसमें आपने उस समीकरण के चर का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, आपको बस इतना लिखा जाएगा, लिखा हुआ होगा, आपको लिखा है कि हल कीजिए, आपको लिखा होगा हल करो, हल करो। किसको हल करो? तो ऐसा लिखा जाएगा x+5 बराबर है 10, इसको हल करो। तो इसको हल करने का मतलब आपको ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि चर का मान ज्ञात करो, आपको बस ये चीज लिखी जाएगी, लेकिन आपको खुद समझना होगा कि हल ज्ञात करने का मतलब होता है कि इस समीकरण में जो चर है उसका मान ज्ञात करो, उसकी वैल्यू को ज्ञात करो। तो कौन है इस समीकरण का चर? सभी को दिख रहा होगा, एक्स। तो एक्स मैम। आप जो है x के मान को ज्ञात करना है, जो कि बिल्कुल सही कहा 5। अगर मैं x की जगह पे 5 लिखती हूँ और इसमें 5 को जोड़ देती हूँ, तभी मेरे पास जो है वो 10 आएगा, और यहाँ पर भी 10 है, मेरा उत्तर भी 10 आ रहा है। किसके कारण? तो इस 5 के कारण। ठीक है, तो यही हमारे समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा कि हल का क्या मतलब है। हल का मतलब है कि जो चर आपको समीकरण में दिख रहा है उसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने ये कही है कि जो समीकरण का हल होता है वही समीकरण को संतुष्ट करता है। अब संतुष्ट करना क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। समीकरण को संतुष्ट करने का क्या मतलब होता है? तो हमें पता है कि एक समीकरण हमेशा हमें ये बताना चाहता
चाहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये बार बार कौन कह रहा है? तो समीकरण कह रहा है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही होगी। कैसे? तो अभी देखते हैं। हमने अभी पीछे सवाल लिया था कि x जमा 5 बराबर है 10। यहां पर ये समीकरण ने हमें ये बताया कि ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। तो हमने क्या किया, किसी भी तरह से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू 5 आई, कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि हमने बस x की वैल्यू 5 निकाल ली है। ठीक है, 5 जमा 5 किया तो यहां पर आ गया, ये देखो ये 10 ऊपर वाला है। अच्छा मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखो 5 जमा 5 लिख दिया, बराबर है, मैंने यही वाला नीचे उतारा है, और 10 भी मैंने यही वाला नीचे उतारा है। ठीक है, इसको हल करो तो 5 जमा 5 10 आ गया, बराबर है, यही ऊपर वाला उतारा, और ये 10 भी ऊपर वाला ही उतारा है। ठीक है, इसको हल करके ऐसे को नहीं लिखा है, इसको हल करके नीचे को लिखा है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हुआ, तो जब हमने x की जगह पे 5 रखा तभी हमारा उत्तर जो है वो 10 आया, और तभी हमारा समीकरण संतुष्ट हुआ। कैसे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। किसने इसको संतुष्ट किया? तो इस 5 ने, इस 5 ने इसको संतुष्ट किया, क्योंकि 5 ही समीकरण का हल था। अगर मैं यहां पर 5 के बजाय कुछ और लूं, मान लो क्वेश्चन मेरा वही है x प्लस 5 बराबर है 10, और यहां पर मैंने x की जगह पे 5 ना लगा करके 6 लिख दिया, तो 6 जमा 5 ये बराबर है, तो यही उतरेगा, और 10 ऐसे का ऐसा, और 6 जमा 5 को जमा करो तो 11 और बराबर है 10। तो क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ पाई? यस और नो? नो मैम। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ पाए तो इसका मतलब हम कहेंगे हमारा समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि समीकरण तभी संतुष्ट होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा समीकरण बिल्कुल संतुष्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पाया। कौन संतुष्ट करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ उस समीकरण का जो हल होगा, हल मतलब चर का बिल्कुल सही मान जो होगा, वही हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या पता किया? यहां से हमने पता किया कि हाँ 5 ही हमारे इस समीकरण का हल था। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अभी आगे देखें तो चलो इसको कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड कर लेंगे। यहां पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो x बराबर 3 है, क्या वो समीकरण 2x-2 बराबर है 4 का एक हल है? आपसे ये पूछा गया है, आपसे सवाल किया गया है कि x बराबर है 3, क्या इसका हल है? तो कैसे पता करेंगे? x की जगह पर 3 लिख देंगे। ठीक है, 2 मैंने यहां पर लिखा है, x की जगह पे मैंने 3 लिखना है। 2 और x आपस में गुणा हो रहे हैं, इनके बीच में निशान नहीं है लेकिन गुणा हो रहे हैं, हमें पता है। x की जगह पे लिखना है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, माइनस का माइनस, 2 का 2, बराबर है का बराबर है 4 का 4। इसको हल कीजिए तो 3 दूनी 6 होता है, -2 करेंगे तो आ जाएगा 4, और इसको ऐसे कैसा नीचे उतारो, बराबर है 4 बराबर है 4। तो आप मुझे बताइए कि क्या x बराबर है 3 इस समीकरण का हल होगा? आप क्या जवाब देंगे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। क्या कारण है? मैम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हाँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो चुका है। किसने संतुष्ट किया? तो 3 ने संतुष्ट किया। कौन संतुष्ट करता है? तो चर का मान या फिर जो हमारे समीकरण का हल होता है वही इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, तो बस यही था हमारा, कैसे संतुष्ट किया जाता है वो आपको समझना जरूरी था। बाकी अगर आपको ये अगर इसमें डाउट होगा तो और इसके हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इनके हल कैसे निकाले जाए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, एंड पोल रिजल्ट आपको मैं भेज दूंगी। ठीक है, चलिए।